students, in this lecture series, we will cover NISM Series 6 module, which is Repository Operation module. So we will discuss each and every chapter and we'll go through the notes which have been specially curated, keeping in the mind the exam point of view and the frequently asked questions in the previous exams. So let's begin the session, and the first chapter is Introduction to the Indian Capital Market. सो कैपिटल मार्केट का क्या फंक्शन होता है, गवर्नमेंट ने कैपिटल मार्केट को क्यों इंट्रोड्यूस करा पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, पहले ये समझ लेते हैं. सो कैपिटल मार्केट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज विद आइडल रिसोर्सेज टू अदर्स हु हैव प्रोडक्टिव नीड फॉर देम, परहैप्स मोस्ट एफिशिएंटली अचीव थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट. तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? ये कह रहा है कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे जिनके पास सरप्लस फंड है या फिर जिनके पास सेविंग्स है, उनकी सेविंग्स को एक बेटर एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करके कुछ नया अचीव किया जाए इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, उसके लिए कैपिटल मार्केट बनाई गई है. तो आइडल रिसोर्सेज वाले वो हो गए जिनके पास सेविंग्स है यानी इन्वेस्टर्स, और प्रोडक्टिव नीड वाले वो हो गए जिनको कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है या फिर कोई बिजनेस ऑपरेशन करना है जिससे वो इनकम जनरेट कर सके अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी और खुद के लिए. तो ये कौन सी हो गई? कंपनीज हो गई. और जहां पे इन्वेस्टर्स और कंपनीज मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर कंपनीज डायरेक्टली मीट्स द इन्वेस्टर एंड in order to generate capital from them, in order to seek capital from them to produce goods या फिर to produce services. So capital market is further bifurcated into primary market and secondary market. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जब कंपनीज पहली बार कैपिटल मार्केट में पब्लिक से पैसा रेज करती है या फिर पब्लिक से कैपिटल रेज करती है, तो वो प्राइमरी मार्केट होती है. So the primary market provides the channel for the sale of securities, equity हो या फिर debt हो, by unlisted public companies directly to the public either domestically or internationally at a face value or a discount या फिर premium. तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी मार्केट वो होता है where companies directly meet to investors who wants to invest their money with the company, और यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होती. कंपनीज आती हैं, अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दिखाती हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस ड्रॉ करती हैं, वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू फिर इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है, वो प्राइमरी मार्केट है. फिर सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू प्ले करते हैं, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स टेक्स प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. यानी कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ पे इंटरमीडिएट बहुत इन्वॉल्व होती है. आप कंपनीज के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते उनके डोर स्टेप पे दैट यू वांट टू बाय शेयर्स या फिर दैट यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी विद देम. सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है, बहुत सारी इंटरमीडिएट होती है, उनके थ्रू आप कंपनीज के शेयर बाय करते हो या फिर कंपनी के शेयर सेल करते हो. वेरस प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनीज खुद आपके पास आती हैं और वो आपको अपना पूरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव दिखाती है, बिजनेस फंडामेंटल्स दिखाती है, समझाती है कि वो क्यों पैसा ले रही है आपसे. फिर आपको अगर वो चीजें समझ आती है, उनका रिस्क फैक्टर समझ आता है, उनके अपॉर्चुनिटी, उनके थ्रेट समझ आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं. So just by going with the definition, a secondary market refers to a marketplace where securities are traded after being initially public company directly to the public, either offered to or listed on the stock exchange. तो पहले प्राइमरी मार्केट में शेयर्स जो है वो लिस्ट होते हैं, पब्लिक के पास पहुंचते हैं, फिर पब्लिक वो शेयर्स अपना आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो वो सेकेंडरी मार्केट. तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में शेयर्स आर इशू थ्रू आईपीओस एंड एफपीओस, और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के थ्रू शेयर्स के अंदर एक्सचेंज होता है. देन ये कैपिटल मार्केट देखिए, अगर ये मार्केट है तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. हर मार्केट के, हर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है, एक छोटा सा सबसेट है कैपिटल मार्केट भी. तो कैपिटल मार्केट भी बहुत सारे रूल से गवर्न किया जाता है. तो कौन कौन से रूल है? तो सबसे पहले आ गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जिसको सेबी एक्ट 1992 भी बोला जाता है. तो सेबी एक्ट 1992 के अंदर ही एक मार्केट रेगुलेटर बनाया गया था जिसका नाम रखा गया सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो उसका ओरिजिनेशन इसी एक्ट के थ्रू हुआ था, एंड दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 1991. So the SEBI Act of 1992 vests SEBI with the statutory power for
तो सेबी एक्ट के थ्रू सेबी को कुछ पावर्स मिलती है। क्या पावर मिली? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो देखिए कुछ रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो अपनी लाइफ सेविंग्स शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में लगाती हैं। तो ऐसे में उनकी राइट्स का, उनके हक के लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, या फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका हक ना मारा जाए। इसलिए सेबी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि छोटे इन्वेस्टर या छोटे निवेशकों का हक ना मारा जाए। प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट से मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन करना, न्यू न्यू इंटरमीडिएट्स को लेकर आना, और ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, और सिस्टम्स डेवलप करना, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना, एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। अब रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट कैसे होगा? देखिए ये जो मार्केट के अंदर इंटरमीडिएट्स होती है, जैसे ब्रोकर हो गया, या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं डिपॉजिटरी हो गया, तो इनके ऊपर सबको सुपरवाइज कौन, इनका सुपरवाइजर कौन है? उनका सुपरवाइजर है सेबी। तो इनका रेगुलेशन रेगुलेशन कौन करता है? सेबी इनको रेगुलेट करता है थ्रू वेरियस रेगुलेशन। चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो गया, चाहे वो ब्रोकर हो गया, चाहे वो सब ब्रोकर हो गया, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज क्यों ना हो गया, तो सबको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी क्या है? वॉच डॉग है, इंस्पेक्टर है, रेगुलेटर है, आपको जो कहना है आप वो कह सकते हैं। बट ऑल इन ऑल सुपरवाइजर कौन है? सेबी है। उसके सुपरविजन में ही पूरा कैपिटल मार्केट फंक्शन करता है। देन कम्स अनदर एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन वाज फॉर्म्ड इन 1956, और ये किस लिए बना था? इट प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग as well as the running of stock exchanges and aims at preventing undesirable transactions in the sector. अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन क्या है? कि कैश में आपको ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, ये नहीं है कि आपको कैश में लेना करना है, तो बैंक के थ्रू से सारी ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किस तरीके से ट्रांजेक्शन करी जाएगी? तो किस एक्ट में दिया गया? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन में किया गया। स्टॉक एक्सचेंज कैसे होंगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या क्या होंगे, उनकी पावर क्या क्या होगी, तो ये कौन से एक्ट में दिया हुआ है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन। तो यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है एक्ट का, क्योंकि अगर हम एक्ट में जाएंगे तो ये डिटेल, बहुत डिटेल में चला जाएगा, और फिर इसका शॉर्ट नोट से सप्लीमेंट्री नोट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन केस यू वांट टू हैव दैट ग्लिम्स ऑफ द एक्ट, टोटल आपको समझना है, तो यू कैन गो थ्रू द एनालिसिस वर्कबुक, या फिर आप पूरा इसका मॉड्यूल भी खरीद सकते हो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, बेयर एक्ट जिसको बोलते हैं, तो आप बेयर एक्ट के थ्रू इसको पढ़ सकते हो। देन कम द डिपॉजिटरी एक्ट। देखिए डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू ही डिपॉजिटरीज को कंट्रोल किया जाता है। और डिपॉजिटरी एक्ट क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए 1991 के अंदर एक इंडिया में बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट स्कैम हुआ था, विच इज डन बाय हडसन मेहता। एक हडसन मेहता का स्कैम हुआ था, और जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, और इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस उठाना पड़ा था। और ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। फिजिकल ट्रेडिंग माने पेपर पे की जाती ट्रेडिंग, और जो शेयर्स थे वो फिजिकल पेपर्स में हुआ करते थे, तो लोगों को फिजिकल पेपर होल्ड करना पड़ता था। और अब जब फिजिकल पेपर को होल्ड करना पड़ता था, तो वहां पे आप समझिए कि वहां पे फोर्जरी हो सकती है, म्यूटिलेशन हो सकती है, मैन हैंडलिंग हो सकती है फिजिकल पेपर से। तो फिजिकल पेपर के थ्रू फ्रॉड करना बहुत आसान था। तो इन द ईयर 1992 जब सेबी एक्ट पास हुआ, तो एक मार्केट को रेगुलेटर मिला, सेबी। फिर सेबी के आने से कैपिटल मार्केट में बहुत जल्दी चेंज आया। सेबी के थ्रू डिपॉजिटरी एक्ट आया 1996 में, और डिपॉजिटरी एक्ट में क्या आया कि क्यों ना गवर्नमेंट एक डिपॉजिटरी बनाए, और उस डिपॉजिटरी के थ्रू सारे शेयर्स को, जितने भी फिजिकल शेयर्स हैं, उन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर इसको हम बोलते हैं डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, इससे क्या होगा? जो फिजिकल टेम्परिंग होती है, फिजिकल शेयरों में जो टेम्परिंग होती है, वो मार्केट से हट जाएगी, और लोगों को पेपर के थ्रू ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और क्या होगा? डिजिटली एंट्रीज होगी, डिजिटल एंट्रीज के थ्रू सारी रिकॉर्डिंग की जाएगी कि कौन शेयर होल्डर है, किसने किसको बेचा है शेयर, और किसने खरीदा है। तो इंडिया के अंदर फिर डिपॉजिटरी बनाई गई, दो डिपॉजिटरी बनी इंडिया के अंदर, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो एनएसडीएल एनएससी के थ्रू बनी, और ऐसे सीडीएसएल बीएससी के थ्रू बनी, क्योंकि इंडिया में दो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस थे, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी भी इंडिया के अंदर 1992 में आया, सेबी के साथ साथ इंडिया के अंदर एक एनएससी भी आया। एनएससी वाज आल्सो गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनएससी से पहले बीएससी था इंडिया में। बीएससी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1875, 1875 में बीएससी था। ठीक है, तो एनएससी के आने आने से फिर डिपॉजिटरीज भी आई, और डिपॉजिटरीज के बाद चीजें चेंज हुई, और फिजिकल से दुनिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की तरफ चली गई, और डीमेट फॉर्म की तरफ चली गई।
तो एज ऑफ नाउ 2024 के अंदर, अभी हम वी आर सिटिंग इन 2024, तो 2024 के अंदर अब सारी ही कंपनीज से फिजिकल होल्डिंग ऑफ शेयर्स हट चुकी है। इवन प्राइवेट कंपनीज से भी अब गवर्नमेंट ने हटा दिया, प्राइवेट कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी में तो था ही, अनलिस्टेड में प्राइवेट कंपनी में भी अब फिजिकल शेयर्स अलाउड नहीं है, हर जगह डीमैटेरियलाइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरीज होती क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक, डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कैश दे होल्ड सिक्योरिटीज या फिर डेटा ऑफ शेयर, डेटा ऑफ शेयर्स की, उन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर कौन है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है, और कब ट्रांसफर हुआ, कब ट्रांसमिशन हुआ, उनका नॉमिनेशन कहाँ है, तो ये सारा रिकॉर्ड कहाँ मिलता है डिपॉजिटरी। तो क्या कह रहे हैं, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। 1990 एक्ट ऑफ 1996 से क्या पता चला, उसने कहा कि लेट्स एस्टैब्लिश सम डिपॉजिटरीज in the securities market to ensure the free transferability of securities with speed, accuracy, and by by making securities freely transferable subject to certain exceptions, है ना। तो अब एक बात बताइए, जब आपका डीमेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट हो गए, तो आप क्या उनको आसानी से बेच सकते हो, क्या आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फिजिकल होल्डिंग में क्या होता था, आपको सामने वाले को पेपर देने पड़ते थे, उनसे डिलीवरी लेनी पड़ती थी, तो इस चीज में ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। Then comes the dematerialization of the securities in the depository book. Dematerialization का मतलब क्या होता है? Conversion from physical, conversion from physical to electronic, conversion from physical to electronic फॉर्म को हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। आगे हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि what is the process of dematerialization, how the dematerialization of shares takes place. Then the last is providing for the maintenance of ownership records in a book entry. मैंने आपको बताया था इनका काम क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर का पूरा डेटा बनाना, इनको पता होता है कि कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनका नाम है, पैन है, एड्रेस है, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। देन कम्स कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द इशू, अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी। देखिए कंपनी का रेगुलेशन कैसे होता है, कंपनी का खुद का एक स्पेसिफाइड एक्ट है विच इज नोन एज कंपनीज एक्ट 2013। तो किसी भी तरीके की कंपनी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, सारी कंपनीज को रेगुलेशन कैसे किया जाता है, थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। और इसका इस पूरे मॉड्यूल में कंपनीज एक्ट का क्या रोल है, इशू ऑफ शेयर्स में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जितने भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं, वो समहाउ दे आर रिलेटेड टू द डिपॉजिट। तो इसलिए दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन कंपनीज एक्ट 2013। देन कम्स द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो पहले पढ़ लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है अनअकाउंटेड मनी को अकाउंटेड करना, अनअकाउंटेड मनी को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो एक अकाउंटेड अकाउंटेड फॉर्म में है, अनअकाउंटेड मनी को अकाउंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जिसको अगर आप सरल भाषा में या फिर आई वुड से लेमैन लैंग्वेज में बोलोगे कि दो नंबर को एक नंबर में कन्वर्ट करना, दो नंबर के पैसे को एक नंबर के पैसे में कन्वर्ट करना। So it is the central act to prevent money laundering and to provide for the confiscation of property derived from the money laundering। confiscation का मतलब क्या है, जब्त करना, जब्त करना। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से, दो नंबर के पैसों से अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो दो नंबर की प्रॉपर्टी आपकी जब्त कर दी है। Anti-money laundering is a set of procedures, laws or regulations designed to stop or curb the practice of generating income through illegal action या फिर criminal activity। तो ये क्या कहता है कि दो नंबर के कामों को सबको रोका जाए, इलीगल या फिर क्रिमिनल किसी भी फॉर्म के हैं उनको काम को रोका जाए, और उनसे किसी भी तरीके का बेनिफिट, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बेनिफिट भी रोका जाए। देन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में या इंडियन कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं। तो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। देन वी हैव आरबीआई, आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, ये मनी मार्केट का रेगुलेटर है, और ये सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है, वो नाम से ही पता चल रहा है। देन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जो मेन बॉडी है, जो मिनिस्ट्री इन दोनों को कंट्रोल करती है, देखिए ये खुद भी मैं कहूँगा डिविजन है, ये मिनिस्ट्री की डिवीजन है,
और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिस जो कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न करता है, गवर्न थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे फ्लोचार्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ MOF, और यहाँ पे लिख लेते हैं MCA। MCA किससे काम करता है? थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे DEA भी बोलते हैं। और DEA के सब डिवीजन है, एक RBI हो गया और एक SEBI। तो ये इस तरीके से चीजों को यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है, सो दैट वाज इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। बेसिक था और कैपिटल मार्केट के बारे में ज्यादा था। तो एज वी गो अहेड हम डिपॉजिटरीज में बहुत डीप डाइव करने वाले हैं और डिपॉजिटरी ऑपरेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टिल देन see you for the next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.